नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं यूजीसी नेट की इकाई 8 हिंदी नाटक में एक नाटक शंकर शेषकृत द्वारा रचित नाटक एक और द्रोणाचार्य का संपूर्ण अध्ययन शॉर्ट नोट्स के साथ करेंगे। इसका पूर्ण अध्ययन हम समय रहेगा तो पूर्ण मूल पुस्तक का अध्ययन जरूर कराएंगे, लेकिन अभी समय को देखते हुए हम इसका शॉर्ट अध्ययन ही करा रहे हैं जो आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए देखते हैं। शंकर शेष जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1933, 28 नवंबर 1981 को मृत्यु। शंकर शेष का संक्षिप्त जीवनी देखते हैं। डॉक्टर शंकर शेष हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा के कथा लेखक थे। डॉक्टर शंकर शेष जी का जन्म 2 अक्टूबर 1933 ईस्वी को मध्य प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम नागोराव विनायक राव शेष तथा माता का नाम सावित्री बाई शेष था। उनकी उच्च शिक्षा दीक्षा नागपुर और मुंबई में हुई थी। शंकर शेष जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने शुरू में कविताएं भी लिखी थी। वे नाटककार होने के साथ साथ कथाकार भी थे, परंतु सर्वाधिक प्रसिद्धि उन्हें नाटकों के क्षेत्र में मिली। उन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियां लिखी है। उनकी कृतियाँ देखते हैं। नाटक में मूर्तिकार 1955, रत्नगर्भ 1956, नई सभ्यता नए नमूने 1956, बेटों वाला बाप 1958, अप्राप्य, तिल का ताड़ 1958 ईस्वी, बिन बाती के द्वीप 1958, मंचन 1970 में, बाढ़ का पानी 1968, बंधन अपने अपने 1969, खजुराहो का शिल्पी 1970, फंदी 1971, एक और द्रोणाचार्य 1971, इसका प्रकाशन वर्ष है मित्रों 1971, कालजयी मराठी 1973, कालजयी हिंदी 1973, घरौंदा 1974, अरे मायावी सरोवर 1974, रक्त बीज 1976, राक्षस 1977, पोस्टर 1977, चेहरे 1978, त्रिकोण का चौथा कोण 1989, कोमल गंगाधार 1989, आधी रात के बाद 1981। एकांकी पे नज़र डालते हैं। विवाह मंडप 1957, हिंदी का भूत 1958, त्रिभुज का चौथा कोण 1971, एक प्याली कॉफ़ी 1989, अजायब घर 1981, पुलिया 1981, शोकेस 1981, प्रतीक्षा अफसरनामा। बाल नाटक देखते हैं। दर्द की इलाज 1973 में, मिठाई की चोरी 1973 में। अनुदित नाटक है। दूर के द्वीप 1959, एक और गांव 1972, चल मेरे कद्दू, ठुमक ठुमक 1973, पंचतंत्र और गार्बो 1981। उपन्यास में नजर डालते हैं। तेंदू के पत्ते 1956 में, चेत्रा 1971 में, खजुराहो की अलका 1972 में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 1980। अनुसंधानात्मक प्रबंध हिंदी और मराठी कथा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन 1961, छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन 1965, आदिम जाति शब्द संग्रह एवं भाषा शास्त्रीय अध्ययन 1967। पटकथा संवाद में घरौंदा 1978, दुरिया 1989। एक और द्रोणाचार्य नाटक का मुख्य बिंदु पे नजर डालते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन वर्ष कब है मित्रों? 1977 में। कुछ लोग इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1971 भी बताते हैं। शंकर शेष हिंदी के साठोत्तरी पीढ़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। वे कई और कहानीकार भी थे, किंतु नाटककार के रूप में वे अधिक प्रसिद्ध हुए। एक और द्रोणाचार्य नाटक में वर्तमान शिक्षक की तुलना उस द्रोणाचार्य से किया गया है जिसने एक शिक्षक को अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए अन्याय सहने की परंपरा दे दिया। नाटककार ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया है। इस नाटक में नाटककार ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ तथा आर्थिक एवं सामाजिक दबाव के चलते निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित किया है। महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर वर्तमान विसंगति को दिखाया गया है। नाटक का 2 भागों में विभाजन किया गया है। कितने भाग में किया गया है मित्रों? 2 भाग में। नाटक के सभी अंकों याद रखना है। 2 अंकों में विभाजन है, पूर्वाध और उत्तराध। पूर्वाध में 4 दृश्य हैं, उत्तराध में 7 दृश्य हैं।
नाटक के पात्र देखते हैं। इस नाटक में दो तरह की कहानियाँ चलती हैं। दोनों कहानियों के पात्र अलग अलग हैं। एक कहानी महाभारत के द्रोणाचार्य की है और दूसरी कहानी आज के समय के प्रोफेसर अजय की है। पौराणिक पात्र द्रोणाचार्य, एकलव्य, कृपि। कृपि कौन थी? द्रोणाचार्य की पत्नी। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र। भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर सैनिक। आधुनिक पात्र में देखते हैं अरविंद। नाटक का प्रमुख पात्र प्रोफेसर कौन था? अरविंद। लीला अरविंद की पत्नी। यदु अरविंद का साथी, जूनियर प्रोफेसर। प्रिंसिपल 60 वर्ष का है। चंदू अरविंद का छात्र 20 वर्ष का है। सभी को वर्ष याद रखिएगा मित्रों। चंदू अरविंद का छात्र है 20 वर्ष का। अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट विमलेंदु जो मृत शिक्षक है। अनुराधा छात्रा 20 वर्ष की। एक और द्रोणाचार्य नाटक के कथानक को देखते हैं। इस नाटक में महाभारतकालीन गुरु द्रोणाचार्य के जीवन के प्रसंगों की संवेदनशील झांकियाँ प्रस्तुत की गई है। अश्वत्थामा का कृपि से दूध पीने की याचना करना, द्रोणाचार्य का कौरव पांडव कुमारों का आचार्य बनना, एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठी मांगना, द्रौपदी का चिरहरण करना, युधिष्ठिर का नरो व कुंजरो व अर्ध सत्य, इन सभी प्रसंगों के आधार पर प्रोफेसर अरविंद के जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त किया गया है। नाट्य कथा का प्रारंभ कहाँ से होता है? अरविंद एवं लीला के घरेलू कार्य को लेकर बातचीत से नाटक का प्रारंभ होता है। यदु कहता है अरविंद के पास आता है और शहर तथा कॉलेज में हो रहे झगड़े को लेकर बातचीत करता है। अरविंद ने कॉलेज प्रेसिडेंट के लड़के राजकुमार गुंडा को टेबल पर छुरा रखकर नकल करते हुए रंगों हाथों पकड़कर प्रिंसिपल के पास आगे की कार्रवाई के लिए पत्र दे दिया। यदु इस पत्र को वापिस अर्थात शिकायत वापस लेने के लिए समझाता है, लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटी सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे। अरविंद कहते हैं यह प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। यदु केस को रफा दफा कराओ, माँ कैंसर से पीड़ित अस्पताल में पड़ी है, विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतजार करती है, लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजना है। इनकी तरफ देखो, छोड़ो यह सिद्धांत और एथिक्स की मूर्खता। कॉलेज का प्रिंसिपल भी घर आता है और अरविंद के लिए लीला से कहता है केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है, कहो उसे नौकरी करना सीखे। लीला अरविंद को रिपोर्ट वापस लेने के लिए समझाती है कि राजकुमार गुंडा है, वह अच्छा लड़का नहीं है। चंदू का आगमन होता है। चंदू को भी किसी प्रोफेसर ने नकल के आरोप में पकड़ा है। अरविंद चंदू से नाराज होकर जाने के लिए कहता है। चंदू अरविंद सर, सत्य वह नहीं है जो आप रहे हैं, आप सत्य का साथ दो। सत्य यह है कि राजकुमार छुरा रखकर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी। वे राजकुमार को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे और कमरे में घूम रहे थे। राजकुमार के पास एक कागज़ उड़कर मेरे पास आया। मैंने कागज़ उठा लिया, सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, लेकिन उन्होंने तेज़ी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने बहुत चीखा चिल्लाया, फिर भी नहीं माने और मुझे धकेलते हुए प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। उस कमरे में कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा था। उसने मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेज दी। चंदू मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। आने वाले चुनाव में वे प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उस विरोध की बलि बन गया हूँ सर। चंदू राजकुमार की रिपोर्ट तो यूनिवर्सिटी नहीं भेजी, उसको भी भेजवाओ। वह प्रेसिडेंट का लड़का, वह प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। चंदू जरा साफ बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रेसिडेंट अरविंद के घर आता है और रिपोर्ट वापस लेने की भूमिका। प्रेसिडेंट कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली तो उसका परिणाम भयंकर होगा, मैं कॉलेज बंद करवा दूंगा। यदु और लीला अरविंद से कहते हैं कि रिपोर्ट वापस नहीं ली तो प्रिंसिपल बनने का ऑफर भी हाथ से चला जाएगा। यदु राजकुमार के विरोध करोगे तो हत्या, चंदू के विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या, हत्या से बच नहीं सकते तुम। राजकुमार और उसके साथी बड़े ही क्रूर हैं। अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं। विमलेंदु की आत्मा से अरविंद एकालाप करता है। विमलेंदु अपनी दुर्दशा बताता है और कहता है कि तुम जाओ और प्रिंसिपल से समझौता कर लो। मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी ऐसा दावा करता था, उस द्रोणाचार्य को समझो, तुम्हें प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। द्रोणाचार्य की कहानी अरविंद को याद आने लगती है। अश्वत्थामा गोरस के लिए जीत, कृपि उसकी माँ उसे आटे का घोल पिलाती है गरीबी के कारण। अश्वत्थामा के पिता
राजा द्रुपद के यहाँ से निराश और बेइज्जत होकर घर आ जाते हैं और पुत्र को आटे का घोल पीता हुआ देखकर आत्मग्लानि महसूस करते हैं। कृपि द्रुपद के यहाँ हुई बेइज्जती के बारे में सुनती है। भीष्म का आगमन होता है। राजपुत्रों के लिए आचार्य पद ग्रहण करने के लिए आग्रह करते हैं। द्रोण विचार का समय मांगते हैं। कृपि समझाती है कि अनाज और कपड़ों की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी। कृपि अब तुम्हारे शिष्य होंगे इस देश के भावी शासक। उनकी सेना बनाकर तुम द्रुपद को तहस नहस कर सकते हो। अर्जुन व द्रोण जंगल में। कुत्ते के मुंह में बाढ़ देखकर एकलव्य आप ही मेरे गुरु हो। शिष्य मोह में अंधे होकर एकलव्य का दाहिना हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। अर्जुन गुरु द्रोण का विरोध करते हैं। जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। पहला अंक क्या है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यह नाटक कितने 2 अंकों का है। तो दूसरा अंक प्रारंभ होता है। अरविंद सबसे समझौता कर चुके हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल बन चुके हैं। अरविंद लीला से हर आदमी मुझे बेईमान और मौका परस्त समझता है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। केस प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार चंदू की प्रेमिका अनुराधा के साथ जबरदस्ती करता है। अरविंद ने बचाया। अरविंद ही इसके इकलौते चश्मदीद गवाह भी हैं। अनुराधा से राजकुमार के खिलाफ एक आवेदन भी ले लिया। चंदू अनुराधा का प्रेमी है। यह बात अरविंद को नहीं मालूम होता। प्रेसिडेंट अनुराधा को समझाकर बात खत्म कर देते हैं। एप्लीकेशन क्यों ली? राजकुमार के खिलाफ मेरी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए। मुझे मंत्रिमंडल में लेने की बात चल रही है। प्रेसिडेंट धमकी देता है। वह कॉलेज का पैसा भी प्रयोग में लेता है, लेकिन पहले के किसी भी प्रिंसिपल ने इसका विरोध नहीं किया। अनुराधा, आप मुकर तो नहीं जाओगे? मैं केस कर रही हूँ। अरविंद साथ देने का वादा करते हैं। प्रेसिडेंट का फ़ोन आता है। अरविंद झुके हुए स्वर में बात करता है। यह बात अनुराधा को नागवार गुजरती है। वह ट्रक के नीचे जाकर आत्महत्या कर लेती है। कौन? अनुराधा। अरविंद को यह बात पता चलता है तो इसका दोषी स्वयं को मानते हैं। विमलेंदु की आत्मा अरविंद को सपोर्ट करती है। स्त्री का अपमान कोई बात नहीं, वह तो होता ही रहता है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरव की दास्ता छोड़कर चला गया है? द्रौपदी का अपमान। द्रोणाचार्य वहीं खड़े थे पर चुप। द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह भी तो चुप थे। कृपि, वे तो शिक्षक नहीं थे, आचार्य नहीं। तुमने चुप रहकर शिक्षक को अन्याय पीने की परंपरा दे दी। आने वाला इतिहास तुम्हें कोसेगा। अरविंद की जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अरविंद के ऊपर आरोप, प्रेसिडेंट को धक्का मारा, प्रेसिडेंट की मौत। कोर्ट में चंदू वे उनकी पीठ पर हाथ रखकर मेले की ओर इशारा कर रहे थे। इसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का शरीर लड़खड़ाता हुआ दिखा और क्लिप से नीचे गिरता हुआ दिखा। वकील, क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला? चंदू, हो सकता है। वकील, अरविंद को गुनाहगार साबित हुई, जेल हो गई। विमलेंदु की आत्मा अरविंद से पूछती है, चंदू सच क्यों नहीं बोला? विमलेंदु, लेकिन वो झूठ भी तो नहीं बोला। उसने सिर्फ इतना कहा, हो सकता है। अरविंद, लेकिन वह जानता था कि मैं खूनी नहीं हूँ, अपराधी नहीं हूँ। विमलेंदु महाभारत का 15वें दिन का दृश्य याद कराता है। युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया, नरो व कुंजरा। द्रोण ने हथियार रख दिया और वह मारे गए। यही हाल तुम्हारा है। तुम जैसे गुरु ने चंदू और युधिष्ठिर पैदा किए हैं। विमलेंदु अरविंद को डांटता है, बकवास, तू द्रोणाचार्य है, कौरवों की भाषा बोलने वाला, युद्ध में भी उनका साथ देने वाला। तू किस बात का प्रोफेसर है? तू द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य। निष्कर्ष देखते हैं। अरविंद एक मध्यम वर्गीय आदर्श और सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है। वह एक प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है। उस पर अपनी कैंसरग्रस्त माँ और विधवा बहन की जिंदगी निर्भर है। लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाला है। अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट एक व्यापारी है। उसने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली है। वह कॉलेज के प्रिंसिपल को प्रलोभन और धमकियां देकर ग्रांट के रुपये लेकर अपने लेन देन के व्यवसाय में लगा देता है और हजारों रुपये कमाकर कॉलेज को लौटाता है। प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार कॉलेज में पढ़ता है, जिसे परीक्षा में नकल करते हुए अरविंद पकड़ लेता है। इसकी रिपोर्ट वह यूनिवर्सिटी को भेजकर आदर्श शिक्षा प्रणाली का पालन करता है। अरविंद की पत्नी लीला और मित्र यदु प्रत्याघातों से विचलित हो उसे कभी भी न्याय और सत्य के दुर्लंघ्य रास्ते पर चलने से रोकते हैं। उनका हौसला तोड़ते हुए यदु कहता है, राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या, हत्या से बच नहीं सकते तुम।
राजकुमार और उसके साथी बड़े क्रूर हैं, अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं। न्यायप्रिय, सत्यवक्ता, सच्चरित व्यक्ति होने के बावजूद अरविंद कोई भी साहसी निर्णय नहीं कर पाता और विरोध की तकलीफ देह भाषा की जगह समझौते की सुविधाप्रद भाषा बोलने लगता है और सत्ता के कभी भी नहीं टूटने वाले चक्रव्यूह में फंसकर मात्र बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी बनकर रह जाता है। अपने प्रिय छात्र चंदू का धैर्य बांधकर वह प्रेसिडेंट के दबाव के आगे झुक जाता है। इतना ही नहीं, चंदू को छात्रों को भड़काने के अभियोग में कॉलेज से निकाल दिया जाता है। प्रेसिडेंट अपने वादे के अनुसार अरविंद को प्रिंसिपल बना देता है। एक दिन राजकुमार कॉलेज की छात्रा अनुराधा की एकांत का लाभ उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। संयोग से उस दिन अरविंद वहां पहुंचता है और अनुराधा को बचा लेता है। अनुराधा उसके कहने पर राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट कर देती है, किंतु इस बार भी प्रेसिडेंट बीच बचाव का रास्ता ढूंढकर केस को रफा दफा कर देता है। अनुराधा इस मामले में दृढ़ता से आगे बढ़ती है, पर राजकुमार के गुंडे उसे मारकर रास्ते पर फेंक देते हैं। लोग उसे आत्महत्या समझते हैं। कौन फेंक देते हैं? राजकुमार के गुंडे। यह कहानी एक मोड़ लेता है। प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाता है। ब्लड प्रेशर की तकलीफ से निस्तार पाने के लिए वो डॉक्टर की सलाह से सुबह शाम घूमने जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब प्रेसिडेंट रोज अरविंद के साथ टहलने जाने लगता है और वह एक शाम गिरकर मर जाता है। अरविंद पर प्रेसिडेंट को धकेलकर मार देने का अभियोग चलाया जाता है। चंदू चश्मदीद गवाह के रूप में अरविंद के खिलाफ गवाही देता है। यह नाटक चंदू के अर्ध सत्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद मित्रों। यह नाटक एक और द्रोणाचार्य यहीं पे समाप्त होता है।